नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन देखने वाले हैं विश्व का भूगोल। क्या देखने वाले दोस्तों? विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसका पहला पोर्शन अपन देखने वाले हैं आज सौर मंडल। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। लेकिन टेंशन मत लो, ये कोई ससुराल की फैमिली मीटिंग नहीं चल रही है जिसमें सबके नाम याद करने मुश्किल हो जाए। फैमिली का मतलब होता है, सौर मंडल एक फैमिली की तरह है जिसका मुखिया यानी जिसका बाप होता है सूर्य। कौन होता है दोस्तों? सूर्य उसका बाप होता है और उसके साथ उसके बच्चे हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सारे बच्चे लाइन लगा के घूमते रहते हैं। कोई भी मम्मी मैं नहीं घूमूंगा ये नहीं बोलता है। अब सोचो, अपन पहला प्रश्न देखना शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, परंतु उससे पहले मैं ये जो मेरी बात है वो पूरी कर लेता हूँ। अब आप सोचो, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दें, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दें तो ना दिन होगा, ना रात होगी और ना एग्जाम होगी। एग्जाम तो पक्का ही कैंसिल हो ही जाएगा आपका। चलिए, आपका स्वागत है माइंड बोर्ड स्टडी में। पहला ही प्रश्न देखने जा रहे हैं विश्व के भूगोल की, जो हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक लगता है और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और जो मैं प्रश्न लेके आया हूं वो 2020 से लेकर 2025 के मध्य, अपने 2020 से लेकर 2025 के मध्य आए हुए प्रश्न हैं। चलिए, तो अपन पहले ही तैयारी कर लेते हैं अच्छे वाली, ताकि अपना एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी महाविस्फोटक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था और किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और ये जो विस्फोटक सिद्धांत है वो दिया किसने है, उसका नाम अगर आपको पूछ ले तो नाम बताना है आपको वेगनर। क्या बताना है दोस्तों? वेगनर का यह सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतिपादन जो है वो जॉर्ज लेमेतेयर जो 1894 में दिया। बाद में रॉबर्ट वेगनर 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। कब? 1967 में। और किसने? वेगनर ने। किसने? वेगनर ने। ये क्या है? महाविस्फोटक सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इसको आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना है। और पेपर में आएगा ये प्रश्न। आप चाहे अगला प्रश्न पेपर किसी का भी दें, उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें से, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो इंडिया लेवल के हैं, वो लेके आया हूं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की स्थिति, जो ग्रहों की स्थिति है उसकी दृष्टि में सूर्य से पृथ्वी की स्थिति क्या है? यानी जो ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य की पृथ्वी से स्थिति क्या है? तीसरे स्थान पर सूर्य से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पे है, पहले स्थान पे है या दूसरे स्थान पे है? इसका सही आंसर दीजिए बच्चों। यह है जो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। कौन? सूर्य से पृथ्वी है वो तीसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं बच्चों। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, अगर सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में अगर अपन देखना चाहेंगे ग्रहों को, तो सबसे नजदीक में कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और अपने नेपच्यून। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह तथा मंगल के बाद आने वाले ग्रह है जो बाह्य ग्रह हैं। इसमें भी आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह वो आगे अपन समझेंगे आराम से। तो आप इतना ही एक बार आपको यही ध्यान रखना है कि सूर्य से पृथ्वी की स्थिति क्या है, तो तीसरे नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? मैंने अभी पहले उस मजाक में भी बोल दिया था कि उसके 7 बच्चे हैं। किसके? सूर्य के। और एक सूर्य आप खुद हो गया। फिर कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 8 हो गए। आप ये 60 में आराम से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं प्रश्न उत्तर लेके आया हूं, तो उस हिसाब से चलने दो। अगर थ्योरी बेस जिस दिन भी शुरू करूंगा उस दिन समझाऊंगा आपको
कि ये खगोल शास्त्री के बारे में, खगोल शास्त्री की तरह समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के निकटतम ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे निकट में ग्रह कौन सा है? तो ये वाला है, ये वाला सूर्य है, और ये वाला है जो इसका नाम है बुध। क्या है दोस्तों? बुध। सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह लग रहा है वो ग्रह है बुध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? मैंने पहले ही बताया था आंतरिक और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक और बाह्य ग्रह में अगर आप समझना चाहेंगे तो ये अब इस प्रश्न के अंदर आंसर अपने को मिल जाएगा। आंतरिक ग्रहों का एक जो समूह है, जो बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति आ गया, ये तो नहीं है। शुक्र पृथ्वी बुध मंगल ठीक लग रहा है। पृथ्वी मंगल बुध बृहस्पति नहीं। पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि नहीं। जिसमें भी बृहस्पति आ रहा है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका मतलब इसका सीधा सा आंसर है शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल, जो आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। देखते हैं आगे, आगे चलते हैं। चलिए फटाफट से। हाँ, आप हमारे चैनल पे अगर नए नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए हौसला बुलंद करता है। वो आप नहीं, मैं समझ सकता हूं। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इनमें से गलत है, उसको अपने को टालना है, यानी निकालना है, यानी पकड़ना है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्या ये सही है? मान ले एक बार। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, मान लेते हैं एक बार। शनि एक आंतरिक ग्रह है, मान लेते हैं एक बार। बुध है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो शनि, ये भी सही है। बुध एवं सूर्य है, बुध है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है और 88 दिनों में पूरा करता है एक परिक्रमण। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है, ये एक बाहरी ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत विषुव घटित होता है। वसंत विषुव घटित कब होता है? विषुव क्या है इसके बारे में भी अपन अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे, उस दिन समझेंगे। एक बार शॉर्ट में चलते हैं। ये जो 20 से 22 मार्च के बीच में होता है, 20 से 22 मार्च के बीच में विषुव घटित होता है, वसंत विषुव घटित होता है। और उसके बाद में मतलब 21 तारीख, यानी इसके बीच में जो होता है 20 और 21, अपने 20 और 22 के बीच में जो 21 मार्च होता है ना, दिन और रात बराबर होते हैं, इसीलिए इसे वसंत विषुव कहा जाता है। एक दिन अपने और आता है, वो भी अपन आगे समझेंगे। पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। 21 मार्च यानी वसंत विषुव को सूर्य भूमध्य से लंबवत चमकता है, यानी भूमध्य से लंबवत चमकता है और संपूर्ण विश्व में रात और दिन बराबर होते हैं, यानी पूरे संसार के अंदर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, 12-12 घंटे के कंटिन्यू होते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में, इंडियन अपने एशिया है जो उत्तरी गोलार्ध में, इसमें वसंत ऋतु होती है। इस अवस्था में प्रदीपन व्रत पूरी पृथ्वी को ध्रुव से ध्रुव तक, यानी प्रदीपन व्रत होता है जो पूरी पृथ्वी को ध्रुव एक समान में विभाजित करे, यानी ध्रुव से ध्रुव को बीच में से प्रदीपन जो, यानी पूरी पृथ्वी को है वो ध्रुव से ध्रुव समान भागों में विभाजित करता है। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जो 21 जून यानी ग्रीष्म संक्रांति को कर्क पर लंबवत होता है। 21 जून को कहां पर लंबवत होता है दोस्तों? 21 जून को इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। एक होते हैं 21 मार्च को जो होती है वसंत विषुव, एक होती है ग्रीष्म संक्रांति, या फिर आप अपने उसे सीधा विषुव भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विषुव संबंधित है किससे? 21 मार्च से। किससे? 21 मार्च से विषुव संबंधित है। चलिए, जहां दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की जो नियम, ग्रहों की गति, जो ग्रह चलते हैं अपने स्थान पर, उसकी जो गति है उसका नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने? इसका सही आंसर होगा दोस्तों केपलर होगा, सॉरी केपलर होगा। और इसे, केपलर का पूरा नाम क्या है अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता देता हूं आपको केपलर का पूरा नाम। इसका नाम है दोस्तों जेहान्स। क्या है? जेहान्स। फिर
केपलर। क्या है दोस्तों? केपलर। जेहांस केपलर इसका पूरा नाम है। मैं इमेज भी आप इसके बीच में डाल के लाया हूं ताकि आपके ये प्रश्न क्लियर हो जाए। यानी ग्रहों की जो गति का नियमन है उसको प्रतिपादित किसने किया? केपलर जेहांस ने या जेहांस केपलर ने। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। खगोल विज्ञान में केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम हैं। कितने नियम दिए इन्होंने? 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, यानी सभी ग्रहों के जो कक्ष हैं वो दीर्घवृत्ताकार होते हैं, तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है, यानी सेंटर में होता है, नाभिक पर होता है। तीसरा कौन सा है? ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयानुसार मतलब समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी जो सूर्य से ग्रहों को आपस में जोड़ती है वो रेखा, वो समय अंतराल के समय या समान क्षेत्रफल तय करती है। बराबर का बीच में जो अपने पड़ता है ना क्षेत्रफल यानी एरिया, वो तय करता है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? सांध्य तारा क्या होता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। यह प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर मैं बता दूंगा। सांध्य तारा क्या होता है ये आप कमेंट करिए, फटाफट करिए, मैं देखता हूं। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र को। किसको दोस्तों? शुक्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र यानी वेन्यूज, यह सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। यानी सबसे पहला कौन सा है वो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, बुध है जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। और सेकंड वाला कौन सा है? तो आप शुक्र को समझ सकते हैं। किसको दोस्तों? शुक्र को मतलब शुक्र है जो दूसरा निकटतम ग्रह है। इसे भोर या सांझ का तारा, यानी सुबह का तारा या सांझ को तारा, अब कौन के भोर को तारो उगियो वो शुक्र हो जा करे। कौन होता है? शुक्र होता है जो भोर का तारा कहलाता है, जिसे सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। सबसे अधिक चमकीला होता है, यानी सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। और गर्म ग्रह भी, सबसे गर्म अगर आपको ग्रह पूछ ले सूर्य के बाद तो फिर वो गर्म ग्रह है वो शुक्र कहलाता है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित, पृथ्वी से भी सबसे निकट है, तथा द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण, यानी द्रव्यमान जो गैस की तरह होता है और आकार में पृथ्वी के समान होता है, इसे कारण इसे पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर प्लैनेट्स, यानी इनकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय 225 दिन का होता है। यानी जो शुक्र है वो अपना परिक्रमण वो लगाता है, वो 225 दिन में एक परिक्रमण उसका होता है। चलिए समझ में आ गया आपका। सबसे नजदीक यानी यहाँ सूर्य है, क्या है यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है, उसके दूसरा निकटतम है वो शुक्र है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं ना तो आपको सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगला टॉपिक भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा, इसी से रिलेटेड लेके आऊँगा। सौरमंडल का दूसरा भाग लेके आऊँगा जिसमें अपने सारे के सारे प्रश्न सेट दिए जाएंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जिनमें से कौन सा है? यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? अपन पीछे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, शुक्र ही है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने 365 दिन तो लेती है पृथ्वी, तो इसमें से ही एक ऐसा ग्रह है वो भी उतना का उतना समय लेता है या फिर थोड़ा बहुत लगभग समान हो जाता है। तो वो कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ये होता है मंगल। कौन सा होता है दोस्तों? मंगल होता है, जिसे रेड प्लेटनेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड PLATNES प्लेटनेस। क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड प्लेटनेस भी कहा जाता है। यहाँ पर मनुष्य का वजन बढ़ जाता है। यहाँ पर जाते ही मंगल ग्रह पे लोग पहुंचे हुए हैं, अपन चंद्रमा पे जाएंगे ना। ससुराल वाली कहानी याद आ गई। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं अपन। पृथ्वी के दिन का मान 2.3 घंटा यानी 2.3 घंटा 56 मिनट व 23 सेकंड और उसके अक्ष का झुकाव 23 डिग्री 27 मिनट यानी 23.5 डिग्री लगभग है। तो मंगल यानी मैर्स का दिन का जो है मान वो 24 घंटा
ये 23 घंटे है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 23 घंटा है, 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड, और इसका है 24 घंटा 37 मिनट और 23 सेकंड। अंत का झुकाव है 2.3 अक्ष, यानी 23 अक्ष 59 मिनट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टूटता तारा या उल्का है, जो तारे टूट के गिरते हैं अपने, रात को बाहर सो रहे हैं, सैया पे लेट रहे हो आप और ऊपर देख रहे हो, यहाँ से एक तारा गिरा और ठर नीचे आके गिर गया। टूटता तारा यानी उल्का है। क्या है उल्का? एक समान गति में चलने वाला तारा है, ये तो हो नहीं सकता, समान गति में टूटेगा क्यों। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। उल्काब जो पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। और सबसे इसका सही उदाहरण टूटता तारा का है, वो उल्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसीलिए यह तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसके लिए? वो आग पकड़ लेता है, इसके लिए वो दिखाई देता है उस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। उल्का जो मेट्योर है वो आकाश में प्रकाश की चमकती हुई समकिली लकीर संदर्भ होते हैं, सदृश्य होते हैं, जिसे टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से, यानी वो घसीटता है यानी घर्षण करता है तो चमकने लगता है, और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाता है, यानी उसके पूंछ होती है उसमें आग लग जाती है। किसकी वजह से? वायुमंडल में प्रवेश करने की वजह से। आगे समझ में आपको क्या हो गया रे? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसमें? प्रकाश मंडल है, क्या होता है दोस्तों? प्रकाश मंडल है जो ठंडे और काले धब्बे को कहा जाता है। सही आंसर दीजिए। सौर्य कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर्य कलंक कहा जाता है। जो ये प्रकाश मंडल के अंदर ये देखो ये काले धब्बे दिख रहे हैं, तो ये काले धब्बे किसके? सौर्य का जो कलंक है, जो ठंडे और काले धब्बे होते हैं वो दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युति वियुति शब्दावली किसके उल्लेखित करती है, यानी किसको उल्लेखित करती है? युति वियुति ये एक विलोम शब्द भी अपना हिंदी का टॉपिक भी अपने साथ साथ क्लियर करते चल रहे हैं। आ गया बीच में, चलिए बता देता हूं आपको। युति और वियुति विलोम है, विलोम प्रतिविलोम है, तो आप इसको भी याद रखना ताकि आपके आगे भविष्य में काम आए कभी भी कहीं भी। तो इसका क्या होगा? युति वियुति की शब्दावली का उल्लेख। सूर्य और चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास, पृथ्वी और चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा का समकोणीय स्थिति, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के जो तरल रेखीय विन्यास होते हैं, इसका सही आंसर हो युति वियुति का यह होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो वो कितने दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो इसका सही आंसर होगा 27.5 दिनों में। कितने दिनों में? 27.5 दिनों में पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, किससे निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, या पृष्ठीय ताप पर। इसका सही आंसर क्या होगा? एक नक्षत्र का जो रंग निर्भर होता है वो किस पर निर्भर होता है? फटाफट से बताइए। वो होता है पृष्ठीय ताप पर निर्भर होता है। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र या तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है। क्या होता है? ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंगों का तारों का ताप निम्न प्रकार है, यानी जो नीला होगा, नीला तारा होगा वो 56,000 से 28,000 के तापमान या ताप या उसका सूचक होगा। श्वेत 10,000 से 7,500 पर, पिल होगा 6,000 से 4,900 तक, लाल होगा जो 3,500 से 2,000 के बीच में, नीला श्वेत अगर मिक्स में है तो 28,000 से 10,000 के तक, श्वेत और पीत है तो 7,500 से 6,000 के बीच में, नारंगी है तो 4,900 से 3,500 तक नक्षत्र और तारों का रंग का ताप का ये सूचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये प्रश्न अपन शुरुआत में पढ़ के आए हैं, वापिस ये प्रश्न आया है, घुमा फिरा के पूछा है इस बंदे ने, यानी एग्जामिनर ने। किसने?
वो सफेद बालों वाले बुढ़े ने, मुंह में दांत भी नहीं होंगे, कुछ कर दे, कुछ नहीं। चलिए इसका सही आंसर दीजिए। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत अन्यांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में अगर छोटा होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होगा, और बड़े वाला प्रश्न पूछा गया है। अब मैं व्याख्या कर रहा हूं उत्तरी गोलार्ध की, जो अपने वर्तमान में भारत में चल रहा है। इसके विपरीत ग्रीष्म के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून के वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 21 दिन को सबसे छोटा होता था। 21 और 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने में निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? यानी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इनमें से कौन सी क्रिया है वो नहीं होती है? दिन रात बनना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा होना, ऋतु निर्माण एवं ऋतु परिवर्तन होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिन रात बनते नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, दिन रात बनना क्रिया सही नहीं है। बाकी वाले दिन छोटा बड़ा हो सकता है। सूर्य की किरणें सीधी होगी, तिरछी होगी, उल्टी होगी, टेढ़ी होगी, पहले आएगी बाद में जाएगी। ऋतु निर्माण और ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो भी इसमें सम्मिलित है। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 1000 मील प्रति घंटों की दर से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भू परिभ्रमण कहलाता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको भू परिभ्रमण कहा जाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। आप समझ गए होंगे, नहीं तो विस्तार से अपन उस दिन समझेंगे बच्चों, जिस दिन मैं थ्योरी क्लास लूंगा। ये तो प्रश्न उत्तर है और मुझे टाइम पे पूरा करवाना बहुत जरूरी हो गया है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी के सूर्य की कक्ष का जो चक्कर लगाना भू परिभ्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी का एक वर्ष में पूरा करती है। जो वो चक्र है ना, कक्ष का जो चक्कर लगाती है वो एक साल में पूरा करती है, यानी 365 दिन में पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं वो है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा के परिक्रमण। तो इसका सही आंसर होगा जो है भू परिभ्रमण। भू परिभ्रमण होगा, वो दिन रात होते हैं परिभ्रमण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने से क्या बनते हैं? दिन रात होते हैं, मौसम बदलता है, वर्षा होती है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से क्या होता है? इसका सही आंसर दीजिए फटाफट से। इसका सही आंसर होगा दिन रात बनते हैं। पृथ्वी है जो अपने धुरी पर घूमती है तब दिन रात बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? यानी मौसम जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की कौन सी ऐसी गति है जिसकी विशिष्टता होती है तब ये होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, यस, पर ये सूर्य के चारों ओर घूमेगा तभी तो मौसम परिवर्तन और अपने वो ऋतु निर्माण होगा। धुरी पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, यानी 23.5 नहीं है इसमें, 23.5 डिग्री करना है आपको। 23.5 डिग्री अंश का झुकाव, ये दोनों होंगे तब जो मौसम परिवर्तन है जो पृथ्वी की गति का क्रियान्वयन होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा एवं अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन या फिर ऋतु निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऋतु निर्माण होता है। ऋतु का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी है जो अपने वार्षिक गति के हिसाब से चलती रहती है, उसके हिसाब से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भूमध्य सागर। क्या होती है दोस्तों? भूमध्य सागर होती है, वो अपने वार्षिक तापांतर का न्यूनतम होता है। कहां पर? भूमध्य सागर के आसपास है ये क्षेत्र। भूमध्य सागर का जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसको मैंने अभी व्हाइट किया, इसको मैं हटा देता हूं, सही रहेगा रेड में। विषुवत रेखा की भी कहलाती है, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। किसको? वार्षिक तापांतर का जो न्यूनतम होता है ना वो भूमध्य सागर पे होता है। और इंडिया कहाँ पर है इसमें?
वो आपको यहाँ पे चिन्हित करना है। कहाँ पर है दोस्तों? इंडिया कहाँ पर है? फटाफट से बताइए। अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इंडिया इसके बीच में है। कहाँ पर है? इसके बीच में है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया भूमध्य सागर। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य सागर या इक्वेटर भी कहा जाता है, वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। वार्षिक जो तापांतर है वो विषुवत रेखा पे सबसे कम पाया जाता है। यहाँ लगभग वर्ष में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज्यादा असर नहीं पड़ता। यानी जो सूर्य दूर चमकता है, उत्तरायण में चमकता है, तब यहाँ पर जो तिरछी पड़ती है ना सूर्य की किरणें जो लंबवत यानी तिरछी पड़ती है, तो वहां पर तापमान है वो निम्न और ज्यादा में अंतर नहीं आता। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होती। यहाँ पे न तो सर्दी होती है, न ज्यादा गर्मी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है? यानी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करते हैं, तो वो कौन करती है, इसके बारे में आपको बताना है। कौन करता है इसमें? घूर्णन अक्ष करता है, भूमध्य रेखा करती है, या उत्तरी ध्रुव करता है, या दक्षिणी ध्रुव करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से। भूमध्य रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के को विभाजित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है और क्यों होता है? देसी इलाज बताओ रोकड़ को। फटाफट बता दो, सूर्य ग्रहण क्यों होता है या होता है, किस कारण होता है? चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, या सूर्य है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं, या फिर पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, या फिर सूर्य है जो चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में नहीं होते, यानी एक साथ या फिर आमने सामने नहीं होते, उसकी वजह से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, इसी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। और कई ऐसे ऐसे फिर वो पागल वाले लोग होते हैं, उसमें कह देता हूँ, देखेंगे वो, सुनेंगे भी तो वापिस। चलिए, वो अपने अलग ही ज्ञान बांट रहे होते हैं इसके बारे में कि वैसा हो गया वैसा हो गया। कुछ नहीं है, यह जो है वो चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं, इसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण यानी सोलर है जो इक्लिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। केवल प्रतिपदा यानी नाव मुंडे या अमावस्या को ही होती है। यानी ये जो है चंद्रमा वो बीच में कब आता है? अमावस्या के दिन ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है प्रत्येक पूर्णिमा को, प्रत्येक अमावस्या को, या सूर्य है जो पृथ्वी चंद्रमा का एक परिक्रमण तेल पर आने से, या सूर्य है वो चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने से, ये तेल नहीं ये तल है, ठीक है, तल पे आने से। तो ये वो अपन पीछे पढ़ के आए हैं, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, जिसे न्यू मून डे यानी अमावस्या का दिन होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद,